चलिए बैक टू द टॉपिक। इंजॉय करिए बट प्रोफेशनल लाइफ भी रखिए। हमने 5 बैरियर्स के ओवरकम करने के तरीके सीख लिए थे, पढ़ लिए थे। ठीक है, ओवरकम करने का तरीका मतलब क्या हो गया हमारा कि जो बाधाएं आती हैं उनको कैसे हम टैकल करें, कैसे सॉल्व करें, राइट। अब आते हैं हम 7th बैरियर पे। 7th बैरियर ओके 6th बैरियर। 6th बैरियर था हमारा जेंडर बायसनेस या फिर जेंडर बैरियर, है ना। जेंडर बैरियर में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, क्या समझाया था मैंने जेंडर बैरियर में? जब भी कुछ झिझक होती है बोलने के लिए सामने वाले को, एक महिला को पुरुष के प्रति भी झिझक हो सकती है कुछ बात रखने के लिए, एक पुरुष जो रहता है उसको भी महिला के प्रति अपनी बात रखने के लिए झिझक हो सकती है। इवन मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी जो कम्युनिकेशन रहता है, संचार जो रहता है, तो अगर टॉप मैनेजमेंट में महिला बैठी हुई है तो उसकी बातें इतनी नहीं सुनी जाती है क्योंकि वो महिला है। और लोग लड़के जो रहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं करते ओपनली जितना उनको करना चाहिए। तो अब इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए पहला तरीका ये होता है कि हमें ये करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि एनकरेज इक्वालिटी। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी एक जेंडर को ज़्यादा आप महत्व दीजिए, हम ये नहीं बोल रहे कि आप मेल को ज़्यादा महत्व दीजिए या फीमेल को ज़्यादा महत्व दीजिए, लेडीज़ फर्स्ट नहीं। अब अगर इक्वालिटी की बात हो रही है तो आई बिलीव कि बोथ आर इक्वल, नो लेडीज़ फर्स्ट, नो कुछ है बॉयज़ फर्स्ट, दोनों चालो साथ में। मेरे साथ तो यही होता है, अगर मुझे कोई इफ़ पर्सन वांट्स टू बी अ जेंटलमैन दैट्स वेरी गुड एंड वो बहुत अच्छा ट्रेट है और हर लड़की नोटिस भी करती है वो चीज़। बट अगर जैसे कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है लेडीज़ फर्स्ट, मतलब आई बिलीव इन इक्वालिटी, तू जा पहले, सिंपल। सो यहाँ पर जब हमें बात आती है कि कैसे इस पर्टिकुलर बैरियर को डील करना है, तो सबसे पहला आता है कि हमें उनको क्या करना चाहिए, इक्वालिटी को एनकरेज करना चाहिए, मतलब समानता को प्रोत्साहित करें, है ना। अगर हिंदी में लिखना है तो वो भी लिख देते हैं हम। ठीक, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमें ये बताना है उनको इस पर्टिकुलर चीज़ में एनकरेजमेंट का क्या रोल रहेगा। हमें ये बताना है कि अगर अपोजिट जेंडर का कोई डिसीजन ले रहा है या कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो हमें मानना चाहिए, उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसकी भी कुछ वैल्यू होल्ड होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन, अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और सर भी हैं कोई, है ना, तो अगर मैं कुछ डिसीजन ले रही हूँ तो इतना हम लोगों के बीच में इक्वालिटी को प्रोत्साहित किया होना चाहिए कि वो मेरी भी बात सुने और मैं उनकी भी सुनूँ बात। ऐसा नहीं रहे कि सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी जा रही है, इज़न्ट इट। जाने की आने वाले समय में मैं खुल के अपनी बातें भी रख सकूँ, मुझे भी कुछ वैल्यू फील हो, वर्थ लगे कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करती हूँ, ऐसा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि अवेयरनेस वर्कशॉप, जागरूकता कार्यशालाएं। जैसे हम ट्रेनिंग सेशंस लेकर आते हैं तो वैसे ही कुछ जागरूकता कार्यशालाएं जो होती है, मतलब वर्कशॉप्स जो होती हैं, वो बनानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में या कंडक्ट करवानी चाहिए। जैसे कभी कोई बाहर से हमने मोटिवेशनल स्पीकर को बुला लिया, फिर या फिर कोई ट्रेनिंग देने वाले जो होते हैं जो लोगों के अंदर की भावनाओं को बाहर निकालते हैं, वैसे लोग जो होते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी जी होते हैं, वो इतना एनकरेज कर देते कि बंदा कहीं पहुंच जाता है सीधा, इज़न्ट इट। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सेमिनार्स कंडक्ट करवा देना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोगों से बातें करवाना जो ऑलरेडी इस फेज से निकल चुके हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दूसरों को बता सके कि उन्होंने क्या फेस करा और ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी क्या स्टेप्स लिए कि वो उन्होंने सारी प्रॉब्लम को इजीली टैकल करा। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर
बैरियर को ओवरकम करने की, तो हमें वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं जो रहती हैं उनको बनाना चाहिए या फिर कंडक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम उस कार्यशाला में ये डिस्कस करें और ये हम लोग लेकर आए, अंडरस्टैंड करें कि जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर डिफरेंस जो होता है उसको बढ़ावा नहीं देना है, हमारे लिए सब एक जैसे। ये चीज़ उस पर्टिकुलर वर्कशॉप से हम उन लोगों को सिखाएंगे। ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सपोर्ट डाइवर्स वॉइसेस, विविध आवाज़ों को समर्थन करना या का समर्थन करना। सपोर्ट डाइवर्स वॉइसेस, विविध प्रकार की या फिर विविध आवाज़ों का समर्थन करना। इसका मतलब क्या होता है? थैंक यू। हैंगओवर हैंगओवर नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड दैट। ओके, बैक टू द टॉपिक, सपोर्ट डाइवर्स वॉइसेस। इसका क्या मतलब होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा प्रोत्साहन देना सबको कि सबकी आवाज़, सबका बोलना, सबके थॉट्स रखना इम्पॉर्टेंट है। वो भी एक वैल्यू रखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैंने अभी बोला था, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। उनको ये कहना कि अगर वो अपना थॉट्स व्यक्त कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स को अलाउड है वो अपने थॉट्स लेकर आ सके या अपने आइडियाज़ लेकर आ सके, क्रिएटिविटी शो कर सके। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम हर इंडिविजुअल को ऐसे मौके दे रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आके अपने जो थॉट्स है, आइडियाज़ है, एक्सप्रेस कर सके, जिससे कि ये जेंडर बायसनेस जो है, जेंडर बैरियर जो आ रहा है, वो हट जाएगा, ठीक है। अगर एक पक्ष को ही सिर्फ हम अलाउ कर रहे हैं कि सिर्फ आप ही बोलिए, तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल्स अगर होंगी, अगर फीमेल सपोज अपन उल्टा ले लेते हैं, इस बार फीमेल को अलाउ कर रखा है कि आप बोल सकती है क्योंकि फीमेल्स क्रिएटिव होती हैं, उनको बहुत मजा आता है क्रिएटिविटी शो करने में, है ना, कंपैरेटिवली मेल के। तो मेल को अलाउ नहीं करा है। अब क्या पता कभी कोई मेल ऐसा हो कि उसका भी क्रिएटिव माइंड हो, है ना, उसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट्स जो फीमेल के पास ना हो। क्या पता उसकी भी इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा हो क्योंकि वो फीमेल्स के बीच में हमेशा रहा है। कुछ मेल होते हैं जो अपनी मदर बहन के साथ में हमेशा रहते हैं, तो दे आर मोर इमोशनली एक्टिव एज कम्पेयर टू द मेल हु आर नॉट लिविंग विथ सर्टेन फीमेल्स। ये चीज है, मतलब ये साइकोलॉजी भी है, फैक्ट भी है ये चीज, कि जो आदमियों के साथ ज्यादा रहते हैं वो ज्यादा रफ टफ होते हैं, मतलब इमोशनल होते हैं वो भी, बट वो थोड़ा सा कम होते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों से जो महिलाओं के साथ रहते हैं, जिनकी मम्मी रहती है, बहनें रहती हैं। तो क्यों? क्योंकि वो बचपन से वो इमोशनल अटैचमेंट अलग रहता है उनका। लड़ाइयाँ भी हो रही है, उनको पता भी है कि फीमेल को कैसे टच करना है, कैसे मारना है बहनों को, है ना, तो मम्मी से कैसी बात करनी है। मम्मी अगर मम्मी आंख दिखा दे तो हम चुप हो जाते हैं अभी भी, है ना। हम बाहर जाते हैं अभी भी परमिशन लेते हैं उनसे, लेट आ रहे हैं तो भी 4-5 बार फोन आ जाते हैं, इजंट इट? मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ अभी भी होता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं बड़ी हो गई हूँ या मैं एक टीचर हो गई हूँ तो स्टिल दे डोंट केयर अबाउट मी और वो मुझे कहीं भी जाने देंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं यहाँ पर भी आऊंगी तो वो अगर मैं लेट हुई 1 घंटा भी, आधा घंटा भी लेट हो गई, कहाँ है बेटा, क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, गाड़ी धीरे चला के आना। जाते वक्त तो मैं बहुत आराम से लहराते हुए जाती हूँ, आते वक्त तो मैं तेज चला के आती हूँ। तो बात वही बात है कि यहाँ पर कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा एक बाउंडेशन हम लोगों ने लगा दी कि सिर्फ फीमेल ही क्रिएटिव थॉट्स शो कर सकेंगी, एक्सप्रेस कर सकेंगी, मेल नहीं करेंगे, तो वो क्या अगेन एक कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये जेंडर वाइज हमने उनको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया है अलग अलग। ये हमने हमारा परसेप्शन बना लिया कि महिलाएं ही क्रिएटिव होती है, आदमी नहीं होते, ऐसा। तो इन सब को हटाने के लिए हमें हर तरीके की वॉइस जो रहती है, हर तरीके के जो लोग रहते हैं इंडिविजुअल, उनके भी थॉट्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितना हम एक अलग जेंडर को दे रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल और मेल, अब ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, है ना, थर्ड मेल, क्योंकि थर्ड वाला जो जेंडर का ऑप्शन भी आता है अदर करके, है ना,
ये आता है, बिल्कुल आता है, हमें उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अलग से एक कोटा फिक्स कर रखा है ऐसे लोगों को हायर करने का। इवन ट्रांसजेंडर तो ठीक है, LGBTQ जो रहते हैं, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, जी से क्या होता है गे, T से ट्रांसजेंडर, Q से LGBTQ, कल पता करके आना। LGBTQ है वो एक है, जैसे वो रेनबो भी वो लोग शो करते हैं, रेनबो उनका वो है प्रतीक, रेनबो, रेनबो के कलर्स जो 7 कलर होते हैं, विबग्योर है ना, वो उनका प्रतीक है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है। क्यों का पता करके आना, एंड व्हाट इज क्यों ये भी पता करके आना। आई विल आस्क दिस, ओके। एंड इससे ही रिलेटेड एक उज्जैन हमारी सिटी में भी केस हुआ था, वो भी पता करके आना। तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, तुम्हारी जनरल अवेयरनेस थोड़ा बढ़ाता है। हाँ, बात करते हैं यहाँ पर, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एक जेंडर की बात कर रहे हैं हम कि मेल हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर्स को भी उतना ही मौका दो जितना आप दूसरे जेंडर्स को दे रहे हो, उनकी भी उतनी ही बातें सुनो, उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस फील करवाओ, ठीक है। तभी जेंडर बैरियर जो रहेगा वो हटेगा। अगर हम सिर्फ मेल फीमेल की बातें सुन रहे हैं और अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई दूसरा जेंडर का भी इंसान है, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो आगे बढ़ के कभी इनिशिएट नहीं लेगा, पहल नहीं करेगा और कभी वो बोलने की कोशिश भी नहीं करेगा, कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। क्या पता जो सॉल्यूशंस जो हमें चाहिए एक महिला और आदमी से नहीं मिल रहे हो, क्या पता वो तीसरे इंसान से मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर तो दोनों है, ये भी हो सकता है, इजंट इट। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि जेंडर बैरियर को ओवरकम करने के लिए पहले तो एनकरेज इक्वालिटी, हमें क्या करना है कि समानता को प्रोत्साहित करना जरूरी होता है। फिर दूसरा होता है अवेयरनेस वर्कशॉप्स, कुछ ट्रेनिंग सेशन, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये सब कंडक्ट किए जाते हैं जिससे कि ये जेंडर बायसनेस जो है, डिफरेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए उनके उसमें जागरूकता बनी रहे कि ये ऐसा करना गलत है। फिर आता है सपोर्ट डाइवर्स वॉइसेस, विभिन्न प्रकार की आवाजों को उतना ही महत्व दो जितना आप दूसरी जेंडर के लोगों को भी दे रहे हो, ओके। फिर आते हैं हम नेक्स्ट बैरियर पे, दैट इज लैक ऑफ फोकस एंड आई कॉन्टैक्ट, इजंट इट? यही है। इसमें क्या पढ़ा था हमने, ये किस तरीके का बैरियर है, व्हाट डज इट मीन? नो, मतलब इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ फोकस एंड आई कांटेक्ट। अगर मैं आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बात नहीं करूंगी, जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था, क्या नाम था उनका, आयुष भैया, है ना, आयुष भैया को हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, वो इधर देखने लग गए थे अपने मैप पे और मैंने बोल दिया भाई क्या चल रहा है किधर, ऐसा। तो वही बात आ गई कि जब जब आई कांटेक्ट हटता है तब तब फोकस भी जाता है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है। फाइन, अब इसको ओवरकम करने के क्या तरीके होते हैं? पहला है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ये क्या होता है भाई? मानसिकता का, माइंडफुलनेस मानसिकता का अभ्यास करें। आप अपनी ध्यान केंद्रित करें, मानसिकता का तभी अभ्यास हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगी, जाने की समझ में आ जाए। मानसिकता का अभ्यास करें। मेंटलिटी का कैसे अभ्यास कोई कर सकता है भाई? माइंड का कैसे कोई अभ्यास कर सकता है? एग्जैक्टली, मेडिटेशन वाले जो रहते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, उनका फोकस बहुत सही रहता है ना, वो बहुत अटेंटिव रहते हैं, बहुत अलर्ट नेचर के रहते हैं। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो वो मेरे हर एक शब्द पे ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ सिर्फ मेन हाईलाइटेड वर्ड्स को बोल्ड करके अपने दिमाग में पेस्ट कर लेंगे। वो एक एक चीज याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अवेयर हैं,
वो ज़्यादा अलर्ट है नेचर में, उनका फोकस बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके ही थ्रू हमारा फोकस की जो बैरियर आती है वो हट जाती है, ओके। जैसे कि इसमें भी यही लिखा है कि प्रेजेंट मोमेंट ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस जो रहता है उस टाइम पे अगर हम हमारी मानसिकता खुले दिमाग से बैठे हुए हैं, एकदम इधर उधर के थॉट्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अभी इधर फोकस है, तो ऑब्वियसली ये बैरियर आना ही नहीं है, लाजमी है, सिंपल सी बात है। और वो कब होगा, जब आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस, अब सबके लिए मेडिटेशन काम नहीं करता है, ये भी बात है ना। मतलब ऑल्दो इट्स प्रूवन कि मेडिटेशन से सब लोग अच्छा मतलब फोकस हो जाता है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने में ज्यादा अच्छा रहता है, वो तभी उनको मन की शांति मिलती है, दे गेट फोकस्ड, है ना, तभी ऐसा होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो पेंटिंग करके फोकस हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो अकेले बैठना पसंद करते हैं फोकस रखने के लिए, है ना। कुछ लोग जो रहते हैं, किसी को पढ़ना भी होता है, अगर पढ़ने की भी बात करें तो लोगों को ग्रुप में पढ़ने में मजा आता है कुछ को, और कुछ को होता है कि यार मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है ऐसे में, अब मेरा फोकस जा रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो वो क्या साइड में हो जाएगा इंसान, वो बोलेगा आई विल स्टडी बाय माई ओन, यू गाइस कंटिन्यू, ऐसा करके, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटीज, यस, मतलब सबका अलग अलग फोकस डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज होती है, वो जब हो जाएगी तब हम यहाँ से क्या कर सकेंगे, इस बैरियर को, फोकस जो लैक ऑफ फोकस वाला जो पॉइंट आ रहा है उसको एलिमिनेट कर सकेंगे, हटा सकेंगे। हम्म। अच्छा, तुम पेंटिंग वाले ब्रश की बात कर रहे हो? हाँ वही, सॉरी, उसकी ब्रश की बात कर रहे हो, टूथ ब्रश वाली, बात सही है। मैं देखो, मेरा दिमाग का क्या, मैं पेंटिंग करती हूँ तो मेरा दिमाग ब्रश उधर वाले में गया, ये सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है ना। फिर बाद में मैंने समझा, वैसे सही बात है। इवन आई ट्राइड, मतलब मैंने भी एक बार ट्राई करा था कि मैं लेफ्ट हैंड से पेंट करूं, तो पहले तो टेढ़ा मेढ़ा दिया पूरा पूरा, है ना। देन आई ट्राइड कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करते, तो जब मैंने ज्यादा ध्यान दिया उसमें, तो तब जाके मेरी जो लाइंस थी वो अच्छे से बन पाई। आप कभी खाना भी बनाते हो तो हम राइटीज का हाथ जल्दी जल्दी ऐसे ही चलेगा, राइट। लेफ्ट वाले जो रहते हैं ना, लेफ्टीज, उनको को बोलो, वो लोग बेचारे इतने अच्छे से करते हैं ना काम, बहुत मजा आ जाता है। और राइटी को लेफ्ट वाले को बोल दो ना, लेफ्टी राइटी वाले दोनों काम कर लेगा। माय ब्रदर ही इज अ लेफ्टी, बट वो आधे काम राइट से करता है, आधे काम लेफ्ट से करता है, ऐसा है ना। और मैं राइटी हूं तो मेरे को सिर्फ राइट से ही काम होगा, और अगर लेफ्ट से काम करना शुरू करूंगी, खाना बनाती हूँ जब, तो मैं अगर उसको कढ़ाई में ऐसे हम लोग करते हैं ना मिक्स, तो फिर वो मेरे को फोकस ज्यादा लगाना पड़ेगा वहां पर। और पहले तो नहीं होता था, बट अब क्या, मैं मल्टीटास्किंग हूँ, तो मैं एक तरफ अगर कुछ आटा भी ऐसे गूंद रही हूँ तो कुकर भी पकड़ना है ना, तो कुकर भी ऐसे पकड़ लेती हूँ और आटा भी ऐसे गूंदती रहती हूँ। तो सी, फोकस, क्योंकि प्रैक्टिस करी मैंने उस चीज की, ऐसा। मेरे को टाइम बचाना था मेरा, मुझे नहीं खड़ा होना देर तक गर्मी में, मेरे को जल्दी जल्दी खाना बना के निपटना है, तो इसलिए मेरा फोकस डेवलप करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो कब होता है, जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार निरंतर प्रयास करते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा एंगेजमेंट टेक्निक्स। यूज एंगेजमेंट टेक्निक्स आस्किंग क्वेश्चंस और एनकरेजिंग पार्टिसिपेशंस। भाई स्पेलिंग अपने हिसाब से लगा लेना, मैंने वो लिख दिया ऐसे ही गलत, ठीक है। टेक्निक्स, आई नो मैंने गलत, TECHNIQUES, ठीक। एंड एंगेजमेंट टेक्निक्स, हम इस एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि एंगेजमेंट में कैसे एंट्री होने वाली है, लड़की गाना कौन सा गा के आने वाली है, सजना सजना, और लड़का रोएगा। वी आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। We are talking about engagement techniques of employees, of people or the workers who are working in the organization, ठीक है। अब ये कैसे होगा, उनको हमेशा कहीं ना कहीं लगा कर रखो। अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं आपको हमेशा पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करती हूँ, isn't it? जैसे अभी उन्होंने अपना व्यू जो था वो व्यक्त करा,
हमने जब प्रैक्टिस की बात करी, है ना, तो सबने सुनी बातें। अगर मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि क्वेश्चंस पूछो, तो वो भी एक पार्टिसिपेशन का ही पार्ट है ना, कि आप मेरे कॉन्वर्सेशन में, मेरे कंटेंट जो मैं डिलीवर कर रही हूँ उसमें आप अपना भी भागीदारी ले रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब अगर आप सिर्फ मोनोटोनस होके बैठे रहेंगे एंड यू मतलब नम की तरह बैठे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ यू देख रहे हो एंड विदाउट गिविंग एनी एक्सप्रेशंस, तो वो ना मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, बिकॉज आई विल नॉट फील एनकरेज्ड, कि मुझे ऐसा लगेगा कि दीज गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तुम लोग नहीं समझ रहे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। वेरएज आपको भी एक तरह से वो माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा कि आप ऐसे बैठे हुए हो और बस यू देख रहे हो, अपन सोच कुछ और ही रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड कहाँ पर है, ऐसा करके, इजंट इट? सो हमें कोई किसी का फोकस ये भी जा सकता है कि मैम ने टेक्निक क्या लिखा है ना। तो बात आती है यहाँ पर कि हमें ऐसी एक्टिविटीज अपनानी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय वर्कर्स जो है वो पार्टिसिपेट करे उसमें, क्वेश्चंस पूछो, उनसे बार बार इंटरेक्ट करो, उनसे आई कांटेक्ट करो, तब जाके ये फोकस याला जो बैरियर है, लैक ऑफ फोकस एंड आई कांटेक्ट, वो एलिमिनेट हो पाएगा, हट पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फिर आता है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। भाई डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो। कैसे होगा ये डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज? ये तो बाप रे बहुत ही बड़ी चीज है। एग्जैक्टली दिमाग से होगा और विल पावर से भी होगा। हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पर जो हमारे डिस्ट्रैक्शन है उसको रिड्यूस कर सके। जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है, मेरी क्लास में जो आएगा अपना मोबाइल साइलेंट करके आएगा। आई ऑलवेज से दिस, है ना। और अगर फोन आ रहा है तो जस्ट मेरे को एक इशारा करो एंड आई विल डू दिस, जाओ यू। कभी कभी मेरा दिमाग खराब रहेगा तो मैं मना भी कर सकती हूँ, नहीं जाना। ऐसा बहुत रेयर होता है ऐसा कि मैं कभी वर्क और इधर का उधर का कभी मिक्स नहीं करती, ठीक है। तो क्या कि ये मैंने बोल रखा है कि इन सारी चीजों को साइलेंट करके रखो। आपके जो डिवाइसेस है, अभी एक दिन मैंने बोला था कि किसका ब्लूटूथ ऑन है, मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, ये चीज मैंने बोली थी, है ना, क्योंकि रियली कनेक्ट हो रहा था वो बार बार। तो ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि वो नोटिफिकेशन आ रहा था बार बार। मेरे नोट्स, आप लोगों के नोट्स सब इसमें है, इस डिवाइस में है, तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया कि भाई ये किसका भी है, बंद कर लो अभी, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो ये मैंने अवॉइड करना चाहा ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो मेरे कम्युनिकेशन को हिंडर कर रहे हैं, ठीक है, जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ये मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। अगर हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर हमें कैलेंडर देखना है मीटिंग के लिए कि कौन सा दिन पड़ रहा है, तो हम फटाफट पीसी पे रहते हैं तो उस पर देखते हैं, बट अभी पीसी क्या हैंग हो रहा है हमारा, तो हम उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या, हमने मोबाइल में अपना कैलेंडर देख लो, क्या दिक्कत है। मतलब आप एक तरह से रास्ता देखो प्रॉब्लम से निकलने का, प्रॉब्लम को ही जिंदगी मत बना लो। ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स, देयर इज ऑलवेज अनदर पैरेलल यूनिवर्स। हम बोलते हैं ना, इन मीम्स में भी आता है, इन माय पैरेलल यूनिवर्स डेलुलुलु, जो चल रहा है आजकल, है ना। तो ये सब चीजें हैं कि आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी ये वाला जो हमारा बैरियर आ रहा है हट पाएगा, डिस्ट्रैक्शंस हट पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं होगा। हम जब पढ़ाई करते हैं तो अभी जैसे MBA की एग्जाम चल रही है, MBA की एग्जाम चल रही है, तो अब क्या, नीचे तो गरबे बज रहे हैं, गरबे के गाने बज रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो, तो वो क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ध्यान बार बार उधर जाएगा, बोले अरे नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो अपने आप को घसीट के वापस से लेकर आएंगे। इच्छाएं सबकी होती है, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना उस चीज को लेना चाह रहे हैं और कितना अफेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है इधर उधर जाने के, भटकने के, है ना, हम डिस्ट्रैक्ट होने के, बट ये हमारी विल पावर है कि हमारे एंड गोल्स को कैसे अचीव करना है। और हमारा एंड गोल तभी अचीव होगा जब हम फोकस्ड रहेंगे। फोकस्ड नहीं रहोगे तो सपाट,
ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वाला हमारा बैरियर। कौन सा बैरियर है? यस, फियर ऑफ मिस्टेक्स। ये क्या होता है भाई? जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कुछ लोग जो होते हैं उनको अपनी गलतियों करने का डर रहता है, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल इनको मैंने बोला था कि डिबेट करना है, वॉर जो चल रही है उसके बारे में डिबेट कर लेते हैं 1 मिनट तक, तो मुश्किल से 2 लोगों ने हाथ ऊंचे करे थे। अब मैंने बोला बिना कोई गलती के, वो 2 हाथ भी नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि उनको डर था मिस्टेक करने का। क्या पता मैं कुछ गलत बोल दूं तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, है ना। दैट सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ डाउट जिसको बोल सकते हैं, वो आ जाता है बीच में। अब इसको ओवरकम करने के तरीके भैया क्या हो सकता है? यस, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि यस वी आर करेक्ट, द पर्सन डजंट नो एनीथिंग। जैसे मैं चलती हूँ, अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं एंकरिंग करी थी और मुझे डर था, इतने सारे लोग, हजारों की जनता, है ना। अब मैंने मेरा माइंड में क्या रख लिया, इनको क्या पता, क्या ही कर लेंगे। मैंने एक बार गलती क्या करी, मुझे बोलना था 3rd क्लास के बच्चे आने वाले डांस करने, और मैंने बोल दिया 1st क्लास के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे तो उतने ही बड़े, इतने भी है, इतने भी है, दिख तो उतने ही रहे हैं सब। उनको क्या पता है टैग लगा है क्या कि 1st है कि 3rd है कि नहीं। भाई अपन ने तो चौड़ में बोल दिया 3rd क्लास के बच्चे आ रहे हैं, आए थे 1st क्लास के बच्चे। हाइट लगभग सबकी सेम ही थी, इतना कोई डिफरेंस लग नहीं रहा था। वो तो बस पेरेंट्स को पता चला होगा कि अरे मेरी बच्ची तो 1st में, 3rd में कैसे बोल दिया इनने, ऐसा बोल दिया। और जिनको नहीं पता, जिनके बच्चे नहीं, उनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। ठीक, मेरा कॉन्फिडेंस था वो, मैंने कॉन्फिडेंस की इनको नहीं पता, मैंने उस तरीके से बोल दिया कि इनको अब लगेगा कि वही रियलिटी है, ऐसा। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ये माइंड में बना लो कभी कभी। अगर आप लोगों को भी पब्लिक स्पीकिंग करनी है ना, बोलना है, तो ऐसा नहीं है कि तुम फिर हवा में पुल बांधो, ऐसा भी मत करना कि कुछ गलत गलत ही बोलने लग जाओ, इतना भी नहीं, थोड़ा सा हदों में। लेकिन कि सामने वाले को पूरा ही बेवकूफ समझ लो, ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला श्रोता बैठा है तो वो भी कुछ दिमाग लेके ही बैठा है ना, उसके पास भी नॉलेज है। हमें अगर कहीं थोड़ा सा भी डाउट आता है अपने ऊपर, तो इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सके और सामने वाले को पता भी नहीं चले। ठीक है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स देखते होगे तुम लोग, है ना। वो ब्रेथ टेकिंग वाले जो गाने होते हैं, वो एक आवाज में जो गाना रहता है ना, एक ही सांस में, तो वो सांस लेते तो होंगे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन उनका तरीका कैसा है, वो प्रैक्टिस से आया है, इजंट इट। कैसे डेवलप करा है उन्होंने, उनने उसी, हमें लगा वो सांस ही नहीं ले रहे, लेकिन उन्हें लिया है, कहीं ना कहीं लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करा है कि सामने वाले को लग ही नहीं रहा कि उन्होंने सांस ले रखी है। वो माइक को कर रहे, लेकिन आवाज तो वही जा रही है ना। आई डोंट सिंग डियर, तो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं हम फियर ऑफ मिस्टेक्स में ओवरकम करने के और भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, पहला है प्रमोट अ ग्रोथ माइंडसेट। ये क्या होता है? विकास मानसिकता को बढ़ावा दे। उनको ये एनकरेज करो, लोगों को ऐसा एनकरेज करो, जो एम्प्लॉयज है उनको ऐसा एनकरेज करो कि अगर आप गलती कर भी रहे हो सो उससे आप कुछ सीखोगे, है ना। हम भी ऐसा जनरली हमारी लाइफ में भी यही होता है कि ठीक है तुमने एक बार गलती कर दी, बट दिस इज नॉट द एंड, ये खत्म नहीं हो गया वहीं पर, तुमने एटलीस्ट उससे कुछ एक्सपीरियंस लिया है और कुछ सीख ली है ना। हम सब अपनी पास्ट में गलती कर चुके होंगे, या करते भी है, अभी भी कर भी रहे होंगे, इजंट इट, बट हम कुछ सीख भी लेते हैं। तो इसका उसको इंसान को हमेशा ये डीमोटिवेट नहीं करना कि तुमने गलती कर दी, तुम कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलना। तुम हमेशा उसको ये बोलो कि अगर तुम्हारी गलती हुई है तो तुमने कुछ सीखा है, और अगली बार से तुम उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा खुद का ग्रोथ होगा, इजंट इट। हम अगर एक बार वो बोलते हैं ना कहावत, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है,
तो वही यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो रही है चीज कि अगर एक बार गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगेन अगेन वही करते रहेंगे। आप पहले ही दिन अगर डिमोटिवेट कर दोगे इंसान को तो वो आगे बढ़ने का सोचेगा ही नहीं, उसको लगेगा मैंने गलती कर दी, ये लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने का मतलब मौका नहीं मिलेगा आगे चल के। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने बोला है कि अगर आपकी गलती हो रही है तो बट आप उसको एनकरेज करो, उसको ये बोलो कि भाई गलती हो गई तो दिस इज लाइक आपको इतना माइंड नहीं करना चाहिए, आप आगे बढ़िए, उस गलती से सीख लीजिए और अपनी लाइफ में ग्रो करिए। दिस इज वेरी सिंपल। अपॉर्चुनिटीज को ले लीजिए। फिर इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। वही बात आ गई कि अगर मैं भी आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, है ना, मैंने आप लोगों को फीडबैक के बारे में पहले ही बताया था, है ना। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। पॉजिटिव जो बहुत अच्छा वैसा वाला, जो नेगेटिव सीधा मुंह पे बोल देना बहुत गलत, बहुत खराब लग रहा है तू, क्या पहन के आ गई, ऐसा बोल देना, ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। अब एक आता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को हम हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक फीडबैक, ठीक है। इस तरीके से फीडबैक देना कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और अपनी बात भी उस तक पहुंच जाए डिप्लोमेटिक वे में, है ना। अगर सपोज सोनाली है और मैं, हम दोनों कल गए गरबे खेलने, ऐसा मान लो हम नहीं गए थे, सत्य घटनाओं पे आधारित नहीं है, वो अलग गई है मैं अलग गई हूँ, ठीक है। तो सोनाली जो ड्रेस पहन के आई और मैं भी कुछ कोई सी अच्छी सी घाघरा चोली जो होता है वो पहन के आया अपन, ठीक। अब क्या, सोनाली को मेरी ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लगी तो सोनाली क्या बोलेगी, ऐसा बोल देगी कितने बेकार लग रहे हो मैम, ऐसा नहीं बोलेगी वो क्या बोलेगी, हाँ अच्छे लग रहे हो पर और अच्छे लग सकते थे आप थोड़ा सा, और पहले भी मैंने आपको देखा आप बहुत अच्छे लग रहे थे, इससे भी अच्छी ड्रेस है आपके पास, आपने वो क्यों नहीं पहनी। दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। उसने अपनी बात भी पहुंचा दी कि मुझे आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, आप और अच्छे लग सकते थे। दोनों चीजों को मिक्स कर दिया उसने और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया, राइट। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई गलती कर रहा है, मिस्टेक्स कर रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना जरूरी है। आप नेगेटिव वे में बोलोगे तो वो डिस्करेज हो जाएगा, वो फिर एक स्टेप बैक हो जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, उसको लगेगा अब गलती कर दी, ये लोग मेरे को नोटिस कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, फीडबैक भी नेगेटिव मिल गया है, सबके सामने इज्जत के फालूदे हो गए हैं, ऐसा वो सोच लेगा। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें उसको इस तरीके का फीडबैक देना है कि ठीक है भाई, अगर गलती हो भी गई तो क्या हुआ, तूने आगे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करी थी ना, पिछले महीने तेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हर दिन हर इंसान का अच्छा नहीं होता है, कोई बात नहीं, अगले दिन अच्छा कर लेना। दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हम बोलते हैं एग्जाम होती है, मार्क्स आते या सरप्राइज टेस्ट हो गया, ठीक है, कभी नहीं पढ़ा होगा हमने, आ गई गलती, हो गया, नंबर कम आ गए, तो क्या हुआ, पिछला टेस्ट तो तेरा अच्छा गया था ना बेटा, क्यों रो रहा है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइन। अब इसके बाद कौन सा हमारा था, साइकोलॉजिकल बैरियर। इसका मतलब क्या था, व्हाट डज इट मीन, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। यस, जब हमारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास या फिर हमारा कुछ आंतरिक कारक जो रहते हैं वो संचार करने में बाधित हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, फाइन। अब इसको हम डेवलप कैसे, मतलब ओवरकम कैसे कर सकते हैं। पहला, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो अपना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे आत्मविश्वास रखो। आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं सही से बोल रही हूँ या मैं अच्छा लाउडली बोल रही हूँ, तो मैं क्या आपको आगे कम्युनिकेट कर पाऊंगी सही तरीके से, नहीं कर पाऊंगी, है ना। आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने जैसे एग्जाम आप लोग प्रिपेयर करते हैं, अटेम्प्ट्स होते हैं आप लोगों के, राइट, तो आप लोग स्टडी करते पूरे साल भर, बट कुछ महीनों पहले आपको खुद पे डाउट आने लगता है कि आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड,
या फिर मुझे अभी प्रिपरेशन की और ज़रूरत है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पर हमारा कम होता जाता है और फिर वो हम अटेम्प्ट नहीं देते हैं कि हम सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर देंगे, वो काउंट नहीं होगा हमारा अटेम्प्ट, इज़न्ट इट। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जब भी कोई ऐसे मिस्टेक्स या फिर ऐसा बैरियर आ रहा है तो सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा बनाओ, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, ये कैसे होगा? अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट होती है हमारे लिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे वो होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। किसी को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सुनना तो परमानंद जी और ये सब लोग जो आते हैं उनको सुन लीजिए। मतलब देर आर सो मेनी पीपल हु एनकरेज ऑडियंसेस, है ना, एट सर्टेन पॉइंट। तो फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाला कि क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट। इसका ही नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? सुरक्षित वातावरण बनाए। वही बात आ गई कि आपको एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए इस तरीके का कि हर एक इंडिविजुअल वैल्यूड फील करे, उसको अपनी वर्थ लगे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, सो दैट वो इजीली अपना जो थॉट्स है वो कन्वे कर पाए। सिंपल, दैट्स इट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाओ, अच्छा इन्वायरमेंट बनाओ जहां पर सब लोग अपनी बातें रख पाए। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव इन्वायरमेंट बनाती तो आप लोग अपनी बातें नहीं रख पाते, बट मैंने आते से ही पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी जिससे कि आप अपनी बातें रख सके मेरे तक और हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग, इसी का पार्ट। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? ध्यान पूर्वक सुनना, एकाग्रता से सुनना, सक्रियता से सुनना, और क्या बोलते हैं हम, है ना, इससे ज्यादा सिनोनिम्स, पर्यायवाची। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों की बात ध्यान से ना सुनूं, और अगर आप कुछ बोल रहे हैं, मैं मेरे अपने ख्यालों में हूँ, या फिर आप कुछ अपने सजेशंस दे रहे हैं, मैं सुन ही नहीं रही हूँ, तो दैट कैन ऑल्सो हिंडर आवर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जब तक मैं सही तरीके से आप लोगों को नहीं सुनूंगी तब तक हमारा कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें आप लोगों को वो भावना नहीं आएगी अंदर कि हमारे थॉट्स भी वो हो रहे हैं, सुने जा रहे हैं, heard. You will not feel like your thoughts are not heard by the individuals who are standing here, जब तक नहीं सुनूंगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक और लास्ट वाला, परसेप्चुअल बैरियर। ये क्या था? जो पहले से हम सोच लेते हैं किसी को कि ये ऐसा ही होगा, स्टीरियोटाइप होगा, शायद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि पूर्व ग्रह या रूढ़ियों के आधार पर गलतफहमियां संचार को विकृत कर सकती हैं। आप लोगों ने सोच लिया कि मैम तुम्हारे दिमाग में ये एक इमेज हुई होगी कभी कि तुम्हारा आज से एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर लगने वाला है, तो तुम्हारी फैकल्टी आने वाली है, तो तुम लोगों ने एक इमेजिन रखा होगा कि कोई फीमेल आने वाली है, मोटी सी होगी और बुढ़ी सी होगी, और वो आएगी और पढ़ा के चली जाएगी, और तुम्हारे साथ अपोजिट हो गया। आई थिंक ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं सोचा था तुमने मेरे को देख। अच्छा, तुमने क्या सोचा था? प्रिवेलिंग टॉपिक है। एक्सेप्शनल केसेस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ने यही सोचा होगा, कोई एक बुढ़ी सी महिला आएंगी, मोटी सी टुनटुन आंटी जैसा, और ठंड ठंड ठंड, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं एटलीस्ट इतनी तो नहीं हूँ। अब बात करते हैं परसेप्चुअल बैरियर की। यही बात है यहाँ पर भी कि रूढ़वादी जो सोच हो जाती है वो कभी कभी हमें पहले ही इंसान को जज कर लेते हैं, है ना, कि ये ऐसी ही होगी या ये ऐसा ही होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन जो संचार है वहाँ पर बाधित हो जाता है, रुक जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए पहला होता है प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन। प्रमोट
ओपन कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? खुला संचार को बढ़ावा दें, है ना। आप अगर इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी उनसे बात करी, तो मैंने ये प्रमोट करा क्या? ओपन कम्युनिकेशन। ही कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स एनी टाइम, ये मैंने उसको एनकरेजमेंट दे रखी है, आप लोगों को एनकरेजमेंट दे रखी है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिविजुअल्स को ऐसा इंस्पायर करना, मोटिवेट करना जरूरी होता है कि यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स एनी टाइम। आपको जब कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके ओपिनियन रखने की जरूरत है, आपकी बात रखने की जरूरत है, आप ओपनली आइए और उस चीज के बारे में बात करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके बारे में यही सोचेंगे कि आप सिर्फ गुन्ने की तरह बैठे रहेंगे, ऐसा उनका कहना रहता है। फिर उसके बाद आता है चैलेंज अजम्पशंस। वही बात आ गई, अजम्पशंस मतलब धारणाएं जो आप लोगों ने बना ली थी। चैलेंज अजम्पशंस मतलब धारणाओं को चुनौती दे। कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो रहते हैं वो पहले ही सोच लेते हैं ये ऐसा ही होगा। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा कि ये टीचर ऐसी ही होगी, है ना। एक आप लोगों ने सोचा होगा, परसेप्शन ये रहा होगा। तो जब मैं आई तो मैं उसके अपोजिट निकली, आई थिंक सो, मैं उसके अपोजिट निकली, है ना। अब क्या हुआ? अब आप लोग हमेशा, मैंने ये आपकी धारणा को चैलेंज दिया कि सी यू आर रॉन्ग एट देयर, टीचर्स कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, teachers cannot always become rude or cannot always scold you. They can be a light hearted person, light soft spoken person, at the same time वो मस्ती भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। So ये मैंने आपके assumptions को चैलेंज करा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कभी कभी कोई टास्क ऐसे होते हैं कि लोग सोच लेते हैं कि ये फीमेल के बस की बात नहीं है, या ये उसका फोर्टे नहीं है कि वो परफॉर्म कर सके उस टास्क को। तो क्या कोई कोई महिलाएं जो होती हैं उस फोर्टे को इतना अच्छे से परफॉर्म करती है, उस फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि उन्होंने उनकी धारणाओं को चुनौती दे दी है। डिफेंस में जैसे कि, है ना, डिफेंस में महिलाएं जो हैं उनको मतलब पहले बॉर्डर पे अलाउड नहीं था फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट अब क्या धीरे धीरे इतने वो स्ट्रांग होते जा रही हैं, अपने आप को इतना प्रैक्टिस और इतना उन्होंने ट्रेन कर रखा है कि दे कैन ऑल्सो वर्क एट दी बॉर्डर्स। तो अब धीरे धीरे वहां पर भी उनकी पोस्टिंग हो रही है। ये उन्होंने धारणाओं को चुनौती दी है कि आप जो सोच रहे हैं उसके विपरीत भी परिस्थितियां हो सकती हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा चैलेंज अजम्पशंस। फिर सीक कॉमन ग्राउंड मतलब सामान्य आधार खोजें। सीक कॉमन ग्राउंड, आप सामान्य आधार को खोजें, मतलब जो आप लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है और जो आप लोगों का इंटरेस्ट है, जो मेरा इंटरेस्ट है, अगर वो कॉमन है तो इससे हमारी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकती है। आप लोगों का पढ़ाई करने का इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाने का इंटरेस्ट है, हमारा कॉमन है, सब पढ़ाई से रिलेटेड है, तो हम लोगों के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है। और इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। आप जो कहना चाहेंगे वो मैं भी समझूंगी, जो मैं कहना चाहूंगी वो आप भी समझेंगे। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर बैरियर गेट्स ओवरकम। ओके, हमने सारे बैरियर को ओवरकम करने के तरीके पढ़ लिए, ठीक है। ये था कम्युनिकेशन। कोई डाउट इसमें? बोलिए। बोलो 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 बोलो, कहीं तो कोई डाउट आएगा। इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ सकते हैं और केस स्टडी तो आने ही वाली है। केस स्टडी में आप लोगों को ये शब्द यूज कर सकते हैं, केस स्टडी में कोई सा भी कॉन्सेप्ट वो इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने वही राम श्याम वाला अगर मैंने बोला, हाँ, राम जो है वो 10 साल से काम कर रहा है राधा लिमिटेड कंपनी में। अब जो उसने अपने थॉट्स जो थे वो इजीली आके अपने सीएफओ को बता देता था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को बता देता था। वेरएज अगर श्याम जो आता था वो, उसको अभी 2 साल ही हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, वो थोड़ा सा शाय नेचर का है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, और उसको इतना मतलब लव्ड, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरी बातें नहीं सुनी जाती, ठीक है।
तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने थॉट्स रखूंगा ही नहीं। तो अब इस मोमेंट पे आप लोगों को क्या लगता है कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम हियर, विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर हैज अराइज्ड हियर, हाउ टू ओवरकम दैट बैरियर इन योर पर्सपेक्टिव। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप इस तरीके के बैरियर को कैसे ओवरकम करेंगे, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पर आया है, यहाँ पर हम अलग से इसको श्याम को मोटिवेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे आंसर देंगे तब इन्हीं सब चीजों का उपयोग होगा, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। जी, उसको कैसे लिखना है, जैसे देखो अगर ये राम श्याम की बात कर लेते हैं ना, तो ही डिड नॉट फेल्ट एनकरेज्ड, या फिर हम उसने बोला कि हाउ यू विल मेक हिम ओवरकम दिस पर्टिकुलर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कशॉप्स। यहाँ पर आया है कहीं इंगेजमेंट टेक्निक्स में, हमने यही पढ़ा था वर्कशॉप्स पढ़ाने का, है ना, ये इधर या फिर ये इधर अवेयरनेस वर्कशॉप्स या एंगेजमेंट टेक्निक्स, हेड पॉइंट लिखना है ना, या और ऐसा लिख देना एंगेजमेंट टेक्निक्स, एंड देन आप उसको इसमें लिखना कि वी विल ट्राई टू कंडक्ट सर्टेन सेमिनार्स और वर्कशॉप्स थ्रू विच he will be encouraged, inspired to openly communicate with his seniors or his colleagues, or maybe certain activities can be conducted in the organization where he will be encouraged to work in a team। ये भी हो सकता है क्योंकि उसको टीम के साथ काम करना ही नहीं आ रहा, वो अपने थॉट्स ही नहीं रख पा रहा। सो आपको अपने इन पर्टिकुलर जो टर्म्स यूज हुई है इनको यूज करके फिर अंदर आपको उस केस स्टडी से रिलेट करके बताना रहेगा कि कैसे किया जा सकता है। जैसे केस स्टडी से मैंने अभी रिलेट करा कि हम शाम के लिए ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, उससे ही वो होगा। हमने जनरली भी वही चीज पढ़ी कि अगर कोई ऐसा डीमोटिवेट होता है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो उसके लिए हम ऐसे सेशंस कंडक्ट करेंगे कि जहां पर उसकी बातें सुनी जाए और उसको एनकरेज्ड फील हो। एचआर मैंने एक बार बताया था, फन एक्टिविटीज भी करवाते हैं जिससे कि टीम बिल्डिंग होती है ना, और क्या होता है उनको ये लगता है कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, जिससे ऐसी जानबूझकर टीम बना दी जाती है जिनसे पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था, अब उनको खेलना पड़ रहा है साथ में तो कम्युनिकेट उनको करना ही पड़ेगा आपस में, वो चीजें भी हो सकती है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू एंटरटेन द आंसर, राइट द आंसर। ओके, क्लियर है? शब्दों का उपयोग करके केस स्टडी से रिलेट करके अंदर का मैटर लिखना, ठीक? ये क्लियर है कम्युनिकेशन का सबको, सब कुछ? किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलिए अब हम आते हैं नई चीज पे, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग, ब्रांड पढ़ा है, ब्रांड। अब समझ में आया? मैंने ब्रांडिंग बोला तो शायद ना आया हो। यस, क्या सिर्फ नाम से एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है? यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी यू गाइस पार्टिसिपेट। वेरी गुड। बहुत सारे एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स जिससे एक ब्रांड बनता है। एडवर्टाइजिंग, एग्जैक्टली। एक परसेप्शन भी होता है। आप सेम फैब्रिक, ये जीन्स का फैब्रिक सेम है ना, बट क्वालिटी भी डिफर करता है। कभी कभी क्वालिटी सेम रहती है, बस वो नाम लग जाता है तो भाव बढ़ जाते हैं उनके। इंसान हम लोग एक ही है, लेकिन मुकेश अंबानी के भाव अलग है, अपने भाव अलग है ना। डिपेंड्स, क्योंकि वो एक ब्रांड है। मुकेश अंबानी भी एक ब्रांड है। ये जीन्स लोकल मार्केट से खरीदी है, वही काम कर रही है जो अगर मैं लेविस की जीन्स पहनती या दूसरी पहनती, ठीक है, बट ब्रांड आ गया। ये मैंने 1000 में खरीदी है, वो मेरे को मिलती कितनी? 3000, 5000।
उसका फिट अलग रहता है, लेकिन फिट की भी बात रहती है, डिफर करता है। तो ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम इट कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि एक तरीके की ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हाँ, ब्रांडिंग हम लिख देते हैं यहाँ पर पहले तो, ब्रांडिंग। आप जैसा उच्चारण आपको सही लगे आप कर सकते हैं। आई कॉल इट ब्रांडिंग, मेरे प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, ब्रांडिंग। ब्रांड आपको बोलना है, आप बोल सकते हैं ब्रांडिंग, बट इट्स ब्रांडिंग। ओके ओके, बैक टू द टॉपिक गाइस। हम बात कर रहे हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस, एक तरीके की प्रक्रिया है जब आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या कुछ भी जो चीजें आप ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, वो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करता है। और वो यूनिक आइडेंटिटी क्यों होल्ड कर रहा है? वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखना चाह रहा है, राइट? अगर हम इस क्लास की बात कर रहे हैं, यू गाइज हैव योर ओन यूनिक आइडेंटिटी। कोई हिंदी में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई जीएस में अच्छा है ना? सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, आइडेंटिटी है। अब क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिख रहे हैं? एक इंसान होता है जो ऑलराउंडर होता है, रविंद्र जडेजा, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है। अश्विन बॉलिंग अच्छी करता है, बाय लक कभी कभी उसके बल्ला चल जाता है, बाय लक, बट ही इज डिफरेंट फ्रॉम रविंद्र जडेजा। क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है वो सब कर रहा है, बट हमारे जो अश्विन है वो सिर्फ बॉलिंग में अच्छे हैं। सो ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, उसका स्टाइल अलग है बॉल करने का, है ना? वहीं अगर हम बात करें किसकी, युजवेंद्र चहल की बात कर ले, उसका स्टाइल अलग है, ठीक है? कोई यॉर्कर ज्यादा मारता है, बुमराह वो पता नहीं कैसा यूं करता है ना? मेरे को तो नहीं आता, बस मैं देखती जरूर हूँ, लेकिन ठीक है, आई हैव दैट नॉलेज। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट, सर्विस एक यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करता है और अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट होने के लिए वो करता है, ठीक है, तब जाके वो ब्रांड कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम टूथपेस्ट का, जो हमने पहले लिया था। टूथपेस्ट जो है, नीम वाला टूथपेस्ट अलग है और सेंसोडाइन अलग है ना? सेंसोडाइन इज फॉर सेंसिटिव टीथ्स, नीम वाला इज फॉर योर क्योरिंग ऑल द कैविटीज एंड ऑल, जो भी हमारे टीथ में होती है ना? तो क्या दोनों की आइडेंटिटी अलग है, दोनों का कंपटीशन अलग है। काम है टूथपेस्ट का ही, लेकिन आइडेंटिटी, एक यूनिकनेस है उन दोनों के बीच में, इजंट इट? तो वही बात आती है यहाँ पर ब्रांड की। इट एनकम्पासेस एवरीथिंग फ्रॉम अ कंपनी नेम। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है? इसमें कंपनी का नाम भी होता है, कंपनी का लोगो भी होता है, कंपनी की टैगलाइन भी होती है ना? LIC, म्यूचुअल फंड्स, सही है ना? और वो एक आखिरी में वो डिस्क्लेमर दे देती है, और प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। लेकिन वो अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। आप उनको कल को ये नहीं बोल सकते कंज्यूमर कोर्ट में जाके कि आपने हमें बताया नहीं, वो फॉर्मेलिटी है। हमेशा ऐसे देखना, स्टार्स बने होते हैं, है ना? दैट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ये कंपनीज, यस, बहुत बारीक शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, बिकॉज दे नो इंडियंस आर वेरी लेजी, रियली। हाँ, उन्होंने हमारा माइंडसेट पता है, उन्होंने हम लोगों को पूरा ऊपर से नीचे तक रीड कर रखा है, एनालाइज कर रखा है कि किस माइंडसेट या किस नेचर के लोग होते हैं हमारी कंट्री में। हमें आलस आ जाएगा कि अरे यार इतना छोटा छोटा कौन पढ़े, जो वेल्ला या फिर जिसको एकदम बहुत अवेयरनेस चाहिए वो जरूर पढ़ता है। मैं भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ। हाँ, तो है ऐसा। आप कहिए, अब देखिए, जैसे विमल का ऐड आता है, बोलो जुबा केसरी, है ना?
लेकिन टबाको को भी आता है बहुत सारे, है ना, पर उसमें क्या लिखा रहता है आखिरी में? सेहत के लिए हानिकारक है। उन्होंने यस कैंसर होता है। एक मुकेश का ऐड आता था पहले, अभी भी आता है, उसको कैंसर हो गया था, वो मर गया है। एक आंटी का आता है, मैं पहले खाती थी, और फिर नीचे एक लाइन लिखी रहती है, शी इज डेड नाउ, वो मर चुकी हैं 29 साल की उम्र में। हाँ, नंदू क्यों फूक रहा है, यही पैसा यूज कर सैनिटरी पैड्स खरीदने में, है ना। ये सब चीजें क्या है, ये ब्रांड्स को प्रमोट करने के तौर तरीके हैं, अपने आप को अलग दिखाना है, और इसको अलग दिखाने के चक्कर में वो बहुत सारी ऐसी चीजें अपनाते हैं जो मार्केट में कभी किसी ने अपनाई नहीं होंगी। हम जनरली अगर हमारी लाइफ की बात करें तो एक इंसान होता है, अलग दिखना चाहता है तो वो कभी बाल कलर कर लेगा, अलग दिख रहा है, कभी उसका ड्रेसिंग सेंस अलग रहेगा, अलग दिख रहा है। एग्जैक्टली तो बात आ रही है, हम हाँ बैक टू द टॉपिक गाइस, यहाँ पर रहो, यहाँ पर एंड एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है। तो एंटरप्रेन्योर्स भी जो होते हैं वो ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखे, जाने की वो सरवाइव कर सके, स्टैब्लिश हो सके उस मार्केट में, और अपनी ग्रोथ जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके। फाइन, इसमें आपका लोगो आ जाता है, डिजाइन आ जाता है, नेम आ जाता है, और मैसेज जो आप कन्वे करना चाह रहे हो। जैसे हमने टबैको को देखा कि सेहत के लिए हानिकारक है, बट स्टिल पीपल आर कंज्यूमिंग। उन्होंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, उन्होंने अपना पल्लू झाड़ दिया है, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज निभा दी है। अब नाउ दैट्स ऑन यू दैट हाउ यू विल टेक इट, आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, आप कैसे ले रहे हो उसको, इजंट इट। वही बात आती है। अब जैसे मैं अगर मम्मी बोल देती है, मैंने को जितना समझाना था समझा दिया, अब तू तेरे ऊपर है, तेरे को समझना तो समझ, वरना मैं तो नहीं जानती, ऐसा बोल देती है मम्मी, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी आती है। अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ब्रांडिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी जिसको हम ब्रांड पहचान, मतलब क्या हो गया, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैसे चिन्हित करते हैं कि ये एक ब्रांड है। अगेन लोगो, कलर, वो कितना हमारे आईज को सूदिंग है, जितना सिंपल होता है उतना कैची होता है ना। टैगलाइंस जो आप यूज करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्या है ये, घड़ी है, टैगलाइन है ना। मैंने बस टैगलाइन बोली, लोगों ने ब्रांड बोल दिया, नाम बोल दिया, है ना। दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, टाटा नमक, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। भाई साहब देखो कितने हम अवेयर है। वाह, मुझे भी नहीं पता था, मुझे इतनी टैगलाइंस याद है, ये सब रैंडम आता है मेरा। तो किसी भी ब्रांड को आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना, चिन्हित करना, वो कैसे किया जाता है। उसके पास उसके खुद के कुछ डिजाइन्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि लोगो हो गया, कलर हो गया, स्टाइल हो गया, लिखने का भी स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करें इंडिया, ये जो मैप है, इंडिया में गैप है, स्पेसिंग है, रेड कलर है, हम तुरंत पहचान सकते हैं कि इंडिया लिखा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को हाईलाइट करा है रेड कलर से, राइट। उन्होंने अपनी टेक्निक्स यूज करी इस पर्टिकुलर मैप को अलग दिखाने के लिए। यहाँ पर भी तो लिखा है इंडियन, लेकिन ये तो ओशन की बात कर रहा है, इधर तो नहीं दिखाना था उनको तो सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को रिफर करना था कि ये इंडिया का मैप है, तो इसलिए इसको अलग दिखाने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी देख लो लिखा है, तो मैं लाइव एग्जांपल ही दिखाती हूँ जाने की समझ में आ जाए, ठीक। हम उसका फॉन्ट देखो क्या है, दूसरा
इसका फॉन्ट देखो क्या है, अलग है, स्पेसिंग अलग है। ये इतनी इतनी चीजें जो रहती है वो मैटर करती है, इतनी इतनी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम लिखना वही चाहते हैं, हम वही शब्द वही लेटर्स का यूज कर रहे हैं, बट मैसेज अलग अलग कन्वे हो रहा है, नाम अलग अलग है। वो उसने क्यों लिखा है जनरल, भाई ऐसा है क्यों लिखा, सीधा लिखना भाई तू ऐसा लिखना, क्यों लिखा तूने ए ऐसा करके, अलग दिख रहा है उसको, डिफरेंट, उसको एक दिखाना है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दिस इज नॉट ए, आप जो समझिए, है कि नहीं। एप्पल, भाई एप्पल तू पूरा बना ना भाई, एप्पल क्या दिक्कत है तेरे को, क्यों आधा खाया हुआ बना रहा है, क्या दिक्कत आ गई, किसने खा लिया आधा, पर उसको अलग दिखना है, isn't it? तो जब जब लोगो, कलर्स, स्टाइल जब भी किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो उसकी अपनी एक वैल्यू, अपना एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसके टारगेटेड ऑडियंस को, उसके अपने कस्टमर्स को। समझ में आई बात, क्लियर है ये पहचान, ब्रांड पहचान या ब्रांड की आइडेंटिटी में आता है। अब इसमें एक उद्यमी का क्या भूमिका रहती है, एक रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर की क्या भूमिका रहती है। एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो एकदम क्लियर और कंसिस्टेंट टाइप का ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो नए नए मार्केट में उतरे हुए होते हैं, स्टार्टअप लेकर आए होते हैं, ठीक है। दे वांट टू स्टैंड आउट इन द मार्केट, उनको अलग से दिखना है, बट वेरी सिंपल सिंपल काम। कुछ लड़कियां, अगर अपन बात करते गरबे की, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, कुछ लड़कियां जो होती पूरा एकदम मेकअप एंड ऑल, केकी मेकअप, तैयार होके चटक कपड़े, एकदम ढिंचैक ऐसा समझ लो तुम, ठीक, आती हैं, वो अलग दिख रही हैं। वेरएस कुछ लड़कियां जो होती एकदम सिंपल कपड़ों में आती है, सोबर, सिंपल, मस्ती, अपने में ही मस्त है, अपने में ही डांस करनी है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये ऐसी होती है। दोनों हाईलाइट हो रही है, बट कौन किस वे में हाईलाइट हो रहा है वो डिफर कर रहा है। हुआ कि नहीं, यहाँ पर लड़कियां मेकअप वाली भी हाईलाइटेड है, सिंपल सोबर वाली भी हाईलाइटेड है, बट उसका अलग हम लोग सोच लेके चल रहे हैं, इसकी अलग सोच लेके चल रहे हैं, नजरिया दोनों का अलग अलग जा रहा है। हो रहा है कि नहीं। वही चीज यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो भी मार्केट में स्टैंड आउट करना चाहते हैं, सबको अलग खड़ा होना, सबको अलग दिखना है, किसको फेम नहीं पसंद है ना। और एक ब्रांड अगर जब क्रिएट करना है तो उसको तो फेम चाहिए ही, उसको तो चाहिए ही रहेगा, यही उसका एक मेन पार्ट रहेगा। तो मार्केट में खड़े होने के लिए वो क्लियर और कंसिस्टेंट टेक्निक्स अपनाता है, वेरी सिंपल चीजों को अपनाता है, वो बहुत यूनिक विजुअल एलिमेंट्स यूज करेगा, बट सिंपल यूनिक विजुअल एलिमेंट्स। जैसे इन्होंने भी सिंपल ही यूज करा है, ए को बीच में ना लिखते हुए उन्होंने बीच में डॉट लगा दिया, वेरी सिंपल, बट इट इज यूनिक एंड डिफरेंट, अलग है सबसे, है ना। वैसे ही इससे क्या होगा, दे विल बिल्ड ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन, हेल्पिंग कन्वर्ट पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू बायर्स। इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको ही, ये जो ए इन्होंने ऐसा बनाया होता और इसको यहाँ पर रेड कलर का ये लोग कर देते तो वो अलग होता, वो मतलब अलग ही चिपकता, जैसे बोल सकते हैं, अलग ही दिखता, अलग ही हाईलाइटेड होता, तो क्या मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिविटी भी आती। कभी कभी कुछ लोगों को होता है कि नियॉन कलर पसंद नहीं आता है, मेरे जैसे लोगों को नियॉन कलर पता है ना, वो चमकीले चटक जो कलर होते हैं, वो ग्रीन वाले और ऑरेंज वाले जो होते हैं, रेडियम वाले भड़कीले कलर, भाई मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती है ऐसे, मतलब कुछ अगर मैं कुछ खरीदने भी जाती हूँ आंखों में चुभता है, इट इज नॉट एट ऑल आई सूदिंग फॉर मी। मतलब मैं ऐसी कलर ब्लाइंड नहीं हूं ना, मुझे ऐसा है कि मैं देख नहीं सकती, बट इट्स लाइक कि दूर रखो, ऐसा है, मतलब मेरी खुद ब खुद आंखें यूं हो जाती है, क्यों। और मैं उसकी पोटेंशियल कस्टमर बायर हो सकती थी, मैं उसकी कस्टमर हूँ उस दुकान वाले की, मैं उसके यहाँ से कपड़े खरीदती हूँ, ठीक है, पर वो मुझे वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं देगा जो मुझे पसंद नहीं आएगा, और मैं उसका बायर नहीं बनूंगी, मैं कस्टमर जरूर हूँ, कस्टमर उसके दूसरे प्रोडक्ट्स की हूँ, बायर दूसरे प्रोडक्ट्स की हूँ जो मुझे सही लग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, बट मैं उसकी बायर नहीं हूँ जो मुझे लगता है कि मैं नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगी या जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हमेशा आप अपने ब्रांड को इस तरीके का एलिमेंट, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो इस तरीके का एलिमेंट्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा देता है कि वो अपने कस्टमर को बायर्स में कन्वर्ट कर सके।
आप समझ रहे हैं बात? ऐसा वो चाह रहा है कि हम कार खरीदने जाते हैं, हम देख के आ गए, हमने खरीदी नहीं है। हमने उसके यहाँ से क्या पता पहले स्कूटी खरीदी हो, हम उसके पहले के बायर रह चुके हैं, इसलिए हम कस्टमर कहला रहे हैं उसके यहाँ के, है ना। बट हम अगर कार देखने जा रहे हैं और अगर कार को वो देखने के बाद हम खरीद लेते हैं तो हम पोटेंशियल बायर, उसके बायर हो गए हैं, इजंट इट? तो एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो हमेशा ऐसे तरीके के एलिमेंट्स को यूज करता है, सिंपल, क्रिएटिव, और मार्केट में अलग दिखने के लिए कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करना जिससे कि ट्रस्ट बन जाए, रिकॉग्निशन हो मार्केट में उसकी, और साथ साथ में क्या हो सके कि वो अपने कस्टमर्स को बायर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, नाइकी का जो स्विश लोगो है वो क्या लिखता है? जस्ट डू इट, यही लिखता है ना। ये उसने एक हमारे माइंड में जस्ट डू इट मतलब वो कुछ हमें एनकरेज कर रहा है, एक अलग ही एंथुसियाज्म क्रिएट कर दिया उसने हमारे मन में, है ना, कि वो कह रहा है कि चलो आगे बढ़ो, या फिर कुछ आगे करने की क्षमता रखो, या फिर मतलब क्रिएटिव स्लोगन। तो हम जैसे अगर जस्ट डू इट लिखा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वी द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट नाइकी, है ना। पहचानने के योग्य कुछ ऐसी मजबूत नारा जिसको स्लोगन बोला जाता है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि एक प्रेरणा का संचार करते हैं, है ना। जैसे माउंटेन ड्यू का जो है, डर के आगे जीत है, सच कर देंगे सपने। ये देखो, सही बात है ये। और जैसे वही माउंटेन ड्यू में भी यही चीज आती है कि डर के आगे जीते, कि भाई तू कर गुजर, तेरा तो भला होगा ही होगा, तू सक्सेसफुल होगा, ऐसा, है ना, डरो मत, आगे बढ़ो। तो वो ऐसी ही टैगलाइन यूज कर रहे हैं ना, क्या कि आपको एनकरेज करना चाह रहे हैं, एक माइंड में हमारे क्या इमेज बना रहे हैं वो, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये थी ब्रांड आइडेंटिटी, ये एक एलिमेंट था। क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ, आज कुछ तूफान नहीं करते, एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर वो एनकरेज कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के थ्रू हम लोगों को। आजकल हम ब्रांड नहीं बना रहे, ब्रांड हम लोगों को कन्विंस करके अपनी चीजों को बेच रहे हैं। डिफरेंट हो गया है। जैसे आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, कोई सा रील ट्रेंड कर गया, है ना, इंस्टाग्राम पे कोई सा गाना ट्रेंड कर गया इंस्टाग्राम पे रील में, वो ओ मेरी लैला, ओ मेरी लैला, मजनू, लैला मजनू वाला, है ना। भाई जब 2018 में मूवी आई थी तब तो तुमने नहीं देखा, तब तो तुमने वो गाना नहीं सुना, तब तो तुम्हें तृप्ति डामरी नहीं पता थी कौन थी, है। अब तुम्हें एनिमल के बाद सबको पता लग गई कौन है तृप्ति डामरी, है कि नहीं। तो बात वही आ रही है यहाँ पर कि वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ ऐसे तौर तरीके अपना के। तृप्ति डामरी सच ए गुड एक्ट्रेस, उन्होंने बुलबुल में बहुत अच्छा काम करा है। मैंने उनको पहली बार उसमें देखा था, नेटफ्लिक्स पर, एक हॉरर मूवी है कह सकते हैं बुलबुल। शी प्लेड अमेजिंग रोल इन दैट, मतलब बहुत मजा आया देख के उसको। बट अगेन तब उसको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली उसकी एक्टिंग के लिए, बट व्हेन शी ट्राइड समथिंग एल्स इन हर करियर शी गॉट रिकॉग्नाइज्ड, शी गॉट फेमस इन दी ऑडियंसेस, इजंट इट। तो सेम वही एक ब्रांड भी करना चाहता है, वो कुछ ऐसी यूनिक आइडेंटिटी बनाता है, कुछ यूनिकनेस अपनाता है जिससे कि वो मार्केट में अलग दिखे, एलिमेंट्स डाल देता है। इन प्रोडक्ट वही है, बस ऊपर से हम कुछ और डाल देते हैं। खाना बनता है, मम्मी हाथ लगा देती है तो स्वादिष्ट हो जाता है क्योंकि मम्मी ने प्यार डाल दिया। ऐसा नहीं होता है, मम्मी कुछ और भी डालती है, इट्स जस्ट सेइंग। तो बात वही आ रही है यहाँ पर ब्रांड को अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए। वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने टैगलाइन से, अपने लोगो से, अपने स्लोगन्स से, अपने कलर्स जो यूज कर रहे हैं। रेड कलर यूज करते हैं तो इट इज लाइक वेरी ब्राइट ऐसा वाला, है ना। वहीं ब्लू कलर यूज कर रहे हैं तो वेरी शांत, वो वाली चीजें। हर एक कलर भी एक मैसेज कन्वे करता है कि नहीं। जैसे हमारे ट्राई कलर है हमारा फ्लैग, उसमें भी एक एक कलर का मैसेज है ना। तो वैसे ही एक ब्रांड जो रहता है जब वो बनाते हैं तो हर एक ब्रांड में
इतनी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को नोटिस किया जाता है। मिंत्रा के ऊपर भी केस हुआ था उसके लोगों के लिए, लोगों ने गलत इंटरप्रिटेट करा उसको, उनका ऐसा परसेप्शन नहीं था, फिर तब पता चला कि अच्छा दैट कैन ऑल्सो बी टेकन एज समथिंग, ये भी था। जिसको नहीं पता हो प्लीज रीड करके आना, पूछ लूंगी मैं कभी भी। मिंत्रा का, ठीक है। देखो दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल थिंग, मतलब ये सब इमेजिनरी है, ऐसा रियल लाइफ में जैसा वो मूवीज में दिखाते हैं ना, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई लड़की के साथ ऐसा करता है तो हम तो उल्टा और ही दे। एग्जैक्टली ये इन्फ्लुएंस, वही तो बात आई, इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हो आप, कैसे परसीव कर रहे हो वो चीज। जैसे मैंने टबैको को बोला कि हानिकारक है सेहत के लिए, पर तो भी लोग खा रहे हैं ना। उन्होंने भी लिखा है उसमें डिस्क्लेमर में कि हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं, एक डिस्क्लेमर आता है पहले, हर चीज के पहले, है ना, बताते हैं, सूचना देते हैं कि हम इस चीज को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ बताते हैं। बट आप कैसे उस चीज को ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। कुछ लोग कबीर सिंह देख के कबीर सिंह बन गए प्रीति के लिए, तो कोई ब्रह्मास्त्र देख के शिवा बन गया, सत्येंद्र नहीं बना। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, बनो तुम लोग ऐसा, उसके लिए प्यार करना पड़ेगा। ओके तो वो टॉपिक तुम्हारा अपना पर्सनल है, आप वो चीज देख लेना अपने हिसाब से। पर यह है कि आप कैसे इन्फ्लुएंसर है, आप कैसे एक ब्रांड को ले रहे हैं अपने अंदर, और कितनी हद तक आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आजकल ब्रांड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है। किसी ने एक वो करीना कपूर का रिएक्शन जरूर देखा होगा इंस्टाग्राम पे, जब उससे बोला गया कि इन्फ्लुएंसर्स, तो उसके रिएक्शंस इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करके मुंह था। शी वाज लाइक कि क्या क्या कर रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर, दे आर जस्ट डूइंग देयर ठुमकाज इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, बस ठुमका ही कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं? क्या वो एक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या वो उन्होंने कुछ ऐसी सोशल कॉजेस के बारे में बातचीत करी है? नहीं करी है। क्या वो इंटेलिजेंट है इतने? आई डोंट नो, हम नहीं जज कर सकते किसी को। क्या उनको बस नाच के, मतलब आई एम नॉट सेइंग कोई ऑफेंसिव मत हो ना, मतलब वो जो परफॉर्म करते हैं कैमरा के सामने, उसके थ्रू उनकी इतनी अर्निंग हो जाती है, एंड दे आर फ्लॉन्टिंग एंड दे हैव बिकम इन्फ्लुएंसर्स। कभी कभी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, काम करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। अगर हम बात करें विराट कोहली की, देख लीजिए, एथलीट है वो, हेल्थ फिटनेस के बारे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। वो वेजिटेरियन बन गए हैं, वीगन बन गए हैं, आई थिंक, है ना, वीगन बन गए हैं, तो वीगन फूड को प्रमोट करते हैं कि दूध के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाइए, वेजिटेबल्स खाइए सिर्फ, हानि मतलब वो मांस मच्छी मत खाइए, ये सब मत खाइए। ये सब क्या है? ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो, ये उनका तरीका है इन्फ्लुएंस करने का, सोसाइटी के लिए काम करना। पेटा से जुड़े हुए हैं वो, है ना, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ से जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है? इस तरीके से इन्फ्लुएंस करो ना यूथ को। रॉबिनहुड आर्मी, रॉबिनहुड आर्मी के बारे में सुना है? एनजीओ है, खाना पहुंचाते हैं गरीबों के लिए, ठीक है, कुछ भी चीजें उनको जो भी जरूरत होती है, अगर शादी ब्याह में खाना बनता है, बच जाता है, वो वहां से आते हैं, वहां के लोग फोन करते बराबर कि खाना बच गया, आप लेके जाइए, वो लेकर आएंगे, वो प्रॉपर लोगों को बांटेंगे खाना। फेंकने से अच्छा बांट दो ना, ये इन्फ्लुएंस करो, ये सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करो, एक एनकरेजमेंट करो। अब तुम बोल दिया, तुमने अपना काम कर दिया, फॉर्मेलिटी निभा दी कि टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट आप कैसे उसको परसीव कर रहे हो, आप कैसे ले रहे हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, है ना। जरूरी नहीं है कि टबैको से ही कैंसर हो, बहुत सारी चीजों से कैंसर होता है बाय द वे। तो प्लीज, ये मैं बोल नहीं रही हूँ कि तुम खाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि खाते जाओ टबैको, ये बिल्कुल भी नहीं बोला मैंने, बस यही चीज है। कोई बियर जो रहता है वो क्यों पीता है? शौक के लिए। कोई बियर यूं पीता है स्टोन्स के लिए, ठीक है, दोनों का काम अलग अलग कर रहा है। एक दवाई के लिए, रेड वाइन यूज होती है
सर्दी के लिए, है ना? देखो उसको पता है, तो मेरे को क्यों पता है, मैंने नहीं लिया है, बट पर मेरे को, मैंने रीड कर रखा है, मुझे बताया गया है मेरे दोस्तों द्वारा कि भाई रेड वाइन से ऐसा होता है। मैंने एक घूंट लिया था तो मुझे पता चला, अच्छा रेड वाइन से भी ऐसा होता है। यस, ऑब्जर्वेंट बनी है, ऑब्जर्वेंट होना बहुत अच्छी बात है। मैं तो हूँ, बस मैं बोलती नहीं हूँ, मैं इस तरीके की हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स जो है इसके बाकी के एलिमेंट्स हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।